वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 3 डिफरेंट पार्ट्स कल बताए थे। एक है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ किसी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएमडब्ल्यू, और फिर स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, सोर्स और यूज, ये सबके पता होने चाहिए। कि ओजोन जो है वो किस टाइप के, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, ये सब पॉइंट्स, फैक्चुअल पॉइंट्स जो है। तो इसके जो है सोर्स और यूज, सोर्स एंड एप्लीकेशन, वो याद रहे, ये याद करना है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए जो बेसिक, जो मेन प्रपोज करने वाले थे वो थे मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने सारे इक्वेशन को, सारे फिजिक्स के, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हर एस्पेक्ट को कनेक्ट किया, इंटीग्रेट किया सारे पॉइंट्स को। अलग अलग फील्ड्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्कवरीज थी। मैक्सवेल ने सारी पॉइंट को कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद सिमेट्री ऑब्जर्व की। बहुत ही एक फेमस स्टेटमेंट है ये सब कि नेचर लव्स सिमेट्री, कि अगर ये इसके वजह से ये हो रहा है तो दूसरे पैरामीटर की वजह से भी हो रहा होगा। तो मैक्सवेल्स का जो इक्वेशन था, मैक्सवेल वाइस ने वर्स। मैक्सवेल ने ये प्रपोज किया कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि हमने फैराडेज लॉ में उन्होंने किया था, कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कि अगर कोई सिलिंड्रिकल रीजन है, इस सिलिंड्रिकल रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, तो इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, बी इज इक्वल टू अल्फा टी है। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हम इस सेंस में देखे थे कि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा था। तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज नहीं है। चार्ज कौन सा था? चार्ज जो जनरेट करता था वो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि चार्ज के स्टेशनरी होने की वजह से होती है, वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है। लेकिन यहाँ पे जो फेराडेज लॉ में चेंजिंग टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कभी भी अगर टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रही है। अब रिवर्स भी होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में चेंज हो रही है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करना चाहिए। अब अभी तक क्या था भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स था वो था मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मूव करता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो अब इस चीज को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि एम्पियर्स लॉ में कुछ सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में, और वो सिचुएशन थी ये कैपेसिटर की आरसी सर्किट जो था, कैपेसिटर का ये आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में यहां से अगर कनेक्ट किया, इस आरसी सर्किट में उन्होंने एम्पियर्स लॉ को इनकंसिस्टेंट बताया, इनकम्प्लीट बताया, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को सिर्फ हम करंट कैरिंग एलिमेंट ही लेते हैं, एम्पियर्स लॉ में क्या था कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, वहां क्या था कि जो भी करंट उस लूप के थ्रू थ्रेड कर रहा है, उस लूप के थ्रू पास कर रहा है, वो जो करंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब करंट कैरिंग वायर क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो उन्होंने एम्पियर्स लॉ अप्लाई किया यहाँ पे कि भाई अगर इस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे इस स्पेस में जो कि प्लेट्स के बीच में है, प्लेट्स के बीच में अगर ऑब्जर्व करेंगे, कंपास निडल प्लेस किया गया तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन मिला, और वो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन ऐसे मिला कि इस लूप के थ्रू जो भी है, अगर बी डॉट डी एल हम फाइंड करते हैं, बी डॉट डी एल अगर इसके लॉन्ग फाइंड करेंगे
ये है L1 और ये है L2। तो जो एग्जिस्टिंग एम्पियर्स लॉ था, एग्जिस्टिंग एम्पियर्स लॉ था, उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे B डॉट डी एल हम अप्लाई करते हैं लूप 1 के क्रॉस, तो वो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होगा। आई जो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे जो करंट फ्लो हो रही होगी उस करंट का एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं आरसी सर्किट में। किसी इंस्टेंट पे इनिशियली करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसके बाद इनिशियली ये कैसा बिहेव करेगा, जो आरसी सर्किट था कैपेसिटर अगर अनचार्ज है तो अनचार्ज ही रहेगा, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर वायर की की तरह तरह से होगा, कोई और धीरे 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 इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली करंट जो है ब्लैक। डिक्रीज होगी, एक्सपोनेंशियली करंट डिक्रीज होती जाएगी। तो करंट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस गैप में कौन सी करंट है, करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ करंट जो है क्लोज लूप फॉर्म करे, बस इस गैप में करंट कौन सी है। अब अगर इस गैप में हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो एम्पियर्स लॉ के जो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, तो जो बी डॉट डी एल हमें मिल रहा है फॉर लूप टू, फॉर लूप टू, वो क्या मिल रहा है, जीरो है, क्योंकि कोई भी करंट इनक्लोज नहीं है। बट यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हो रही है उस मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो लाइन इंटीग्रल होगा। बट एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऑब्जर्वेशन से क्या मिला हमें, ऑब्जर्वेशन से ये मिला कि जो बी डॉट डी एल है वो बी डॉट डी एल नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। मतलब इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी है, जो यहाँ पे वो ये चीज रिजल्ट डिफरेंट दे रहा है कि बी डॉट डी एल मिल रहा है बट बी डॉट डी एल नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं आ रही है अकॉर्डिंग टू ओल्ड एम्पियर्स लॉ। तो फिर इन्होंने गॉस लॉ को यूज किया और गॉस लॉ के बेसिस पे, गॉस लॉ को यूज करके गॉस लॉ के बेसिस पे फाई इज इक्वल टू, गॉस लॉ यही था क्यू इनक्लोज्ड, इसको फाई ई बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं पे भी जो चार्ज होगा वो उसको हम लिख सकते हैं फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये हो जाएगा डी फाई ई बाई डी टी। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये एक स्पेशल टाइप की करंट जनरेट हो रही है जो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से हो रही है। कि अगर फाई ई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई एरिया प्लेस करेंगे तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। अब फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, एरिया तो वही है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से भी एक करंट एग्जिस्ट करती है, और उस करंट को बोला गया वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट, डी फाई ई बाई डी टी। मतलब ये जो रीजन है यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, जैसे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जो कि डी क्यू बाई डी टी या फिर करंट दे रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। बट यहाँ पे जो करंट एग्जिस्ट कर रही है वो करंट चार्ज के मोशन की वजह से नहीं है। वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। तो जो मैक्सवेल ने जहां से स्टार्ट किया था, जो सोचना स्टार्ट किया था कि अगर ऐसा है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वही क्या है, वो है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है वो क्यों हो रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, एक सेल्फ सस्टेन टाइप का सिस्टम बन जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। मतलब कंटिन्यूअसली वो एक दूसरे को जनरेट करते रहेंगे कि एक चेंज हुआ दूसरे को जनरेट करेगा, दूसरा चेंज हुआ पहले को जनरेट करेगा, और ये आपस में जो है जनरेट करते रहेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यही दो आपस में जनरेट करते रहते हैं एक दूसरे को, और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो पहला तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी।
तो फिर मॉडिफाइड जो एम्पियर्स लॉ हुआ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में उन्होंने क्या किया, या फिर इसको बोलते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ये भी बोलते हैं, ये जो है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है कि किसी भी सर्किट के लिए किसी भी सिचुएशन में जो बी डॉट डी एल होगा दैट इज म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी. Conduction current, this is current due to charge carriers, and displacement current, that current is due to change in electric field or change in electric flux, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट करंट. तो अब अगर हम एम्पियर्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एम्पियर्स लॉ जैसे यहाँ पे अप्लाई किया, इस केस में मान लो यहाँ पे हमने कोई एक एरिया कंसीडर कर लिया, कोई भी एरिया कंसीडर कर लिया, जितना जैसा प्लेट है, प्लेट को सिमेट्री अप्लाई करने के लिए जनरली जो है वो सर्कुलर प्लेट ले लिया जाता है, सिमेट्रिकल, या स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर टाइप का भी हो जाएगा, जैसा भी होगा. स्क्वायर प्लेट है तो मिडिल में जो है एग्जैक्टली सेम एरिया का, अगर कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें हम एक एरिया एज्यूम करते हैं. स्विच क्लोज है, स्विच क्लोज कर दिया 0 पे, ये आर है, ये कैपेसिटेंस सी है, तो यहाँ पे एक एरिया हमने एज्यूम कर लिया. अब ये एरिया यहाँ पे ये चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, उस एरिया के थ्रू जो है फ्लक्स. तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज यस इक्वल टू सर, चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन क्यू नॉट. बाय ए एप्सिलॉन नॉट. तो इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स होगा, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू A इंटू ई, A इंटू ई. तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ऑफ डी फाई बाई डी टी. यहाँ पे यस सर. एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी करेंगे, एरिया जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा A इंटू डी ई बाई डी टी, और डी ई बाई डी टी पुट करेंगे तो ये A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी. अब डी क्यू बाई डी टी, यहाँ पे जो करंट है वो डी क्यू बाई डी टी के ही बराबर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है. अब जिधर से वायर कनेक्टेड है, अगर हम वहां से देखेंगे, वहां से ये जो करंट है कंडक्शन करंट, ये कंडक्शन करंट को लिख सकते हैं आई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई डी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. एंड फॉर कंडक्शन करंट आई सी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, मतलब इस प्लेट पे जिस रेट से वो चार्ज लेके आ रहा है दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. मतलब हर मोमेंट पे, हर इंस्टेंट पे जो कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट है वो दोनों क्या है, इक्वल है. सर वो फाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है. हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो यहाँ पे ये पुट कर दिया, मतलब इसके क्रॉस जो है करंट फ्लो हो रही है, जितनी कंडक्शन करंट, इसके क्रॉस करंट फ्लो हो रही है डिस्प्लेसमेंट करंट. अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे फ्लो हो रही है, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रही है, ये वायर है तो 3 वायर के क्रॉस फ्लो हो रही है, बट टोटल अगर प्लेट एरिया है तो ये जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है. हाँ, स्पीड और वेलोसिटी जैसा नहीं बोल सकते हैं इसको, स्पीड एंड वेलोसिटी जैसा नहीं है. स्पीड वेलोसिटी वो तो स्केलर वेक्टर है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, बट हर मोमेंट के में गैप में, तभी तो यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंसी अप्लाई कर सकते हैं, नेट इनकमिंग करंट इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट.
कि अगर सिस्टम कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम था, न ही प्लेट के ऊपर कोई चार्ज था, मान लो स्विच क्लोज करने से पहले की सिचुएशन को हम देखें तो प्लेट भी न्यूट्रल था, बैटरी जो है बैटरी भी न्यूट्रल ही होती है, सारा जो वायर है सब कुछ न्यूट्रल है। तो अगर सिस्टम न्यूट्रल है तो उसके ऊपर एक्सेस चार्ज कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर हम कोई भी सिस्टम कंसीडर करें कभी भी, तो उस सिस्टम के ऊपर जितना इनकमिंग चार्ज होगा उतना ही आउटगोइंग चार्ज होना चाहिए। तो यहां से अगर इस प्लेट को हम देखेंगे तो एक साइड से कंडक्शन करंट तो चार्ज लेके आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट उसके इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि जितना इनकमिंग करंट होगा उतना आउटगोइंग होगा। अगर आईडी कम या ज्यादा हुआ तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या होगा, या तो इंक्रीज होने लगेगा या तो डिक्रीज होने लगेगा, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट कर देगा। कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम में नेट चार्ज कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जो पार्ट पहले न्यूट्रल था वो हर टाइम पे न्यूट्रल ही मेंटेन रहेगा, चार्जेस भले ही फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड किया और इधर से उस dq बाई dt को कंडक्शन करंट लिखा और ये लिख दिया कि हर इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। बट डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चीज सोचना है इसमें। जैसे मान लो कि अब कोई क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने में इंटरेस्टेड है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे डिफ्लेक्ट हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड जरा फाइंड करो। तो इसके लिए हम क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि हमारे ये सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट, ये दो सर्कुलर प्लेट हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट सर्कुलर है और इस प्लेट का रेडियस है आर, इस प्लेट का रेडियस है आर और ये आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट को हमने क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज किया है। ये रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, कैपेसिटेंस इसका सी है, कैपेसिटेंस सी है। हमें फाइंड करना है इसकी जो रेडियस है, इस प्लेट की जो रेडियस है वो रेडियस आर है। हमको इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ भाई, जो मैक्सवेल ऑब्जर्व कर रहा था जिसके वजह से कंपास वो प्लेस किया। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस लूप पे हम अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सर एट स्मॉलर, हाँ बोलो बोलो। सर जैसे कि मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में सर, जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था, वैसे ही जब इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जब मतलब चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो, तो इसमें आर पे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, ये लूप एल है, बी डॉट डी एल ओवर एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट। जनरल स्टेटमेंट, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, जनरल स्टेटमेंट। तो ये जो जनरल स्टेटमेंट है, अब इस गैप में यहाँ पे कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, कोई चार्ज कैरियर नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन करंट जो हो जाएगी 0। अब इस लूप के थ्रू हम देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट करंट इनक्लोज्ड है। अब जैसे कंडक्शन करंट वायर के क्रॉस जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एरिया पे, इस प्लेट से इस प्लेट तक टोटल वो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमें आर डिस्टेंस जो कि एक स्मॉलर एरिया इनक्लोज कर रहा है, इसके थ्रू हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, बी जो है यहां से ले लिया, डीएल इस डायरेक्शन में है, तो बी डॉट डीएल जो करंट है, करंट के तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, बी डॉट डीएल हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट
जैसे यहाँ से वायर के केस में याद करो, जैसे मान लो क्रॉस करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप से है। यस सर। तो सेम यहाँ पे भी क्या है कि भाई उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट उसी डायरेक्शन में है जिधर जिस डायरेक्शन में कंडक्शन करंट है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? क्रॉस्ड है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे क्रॉस है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्रॉस है। तो जो बी डॉट डीएल होगा वो हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर रेडियस पे हमने लिया है, ये बी है, इंटू करंट इनक्लोज्ड। अब करंट कितनी इनक्लोज्ड है? तो करंट इनक्लोज हो जाएगी, टोटल आईडी जो है वो कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? पाई आर स्क्वायर पे। ये स्मॉलर लूप कितना इंटरसेप्ट करेगा? करंट पर यूनिट एरिया, जिसको हम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी स्केलर है या वेक्टर? वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में है वो? जो करंट की डायरेक्शन होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है आर और आर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है? वही कंडक्शन करंट के बराबर ही है, यहाँ पे ये भी पता है। तो B इज इक्वल हाँ टू सर। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड उसी टाइप का आया जैसा कि सॉलिड वायर के अंदर था। सॉलिड करंट कैरिंग अगर वायर होगा, जैसे थिक, अगर यस सर। याद होगा, ऐसा सॉलिड हमने वायर लिया हाँ था, सर। हाँ उस सर। वायर से इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था और आउटसाइड में यहाँ पे डिक्रीज कर। 1/r। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट करंट सेम टाइप का पाथ फॉलो करेगा, सेम टाइप का ट्रेंड फॉलो करेगा। इनसाइड में देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, आउटसाइड में हम फिर से वही एमपीएस लॉ अप्लाई करके सेम चीज फाइंड कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट लिखो या जो भी लिखना है लिखो। अब पूछेगा व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या यहाँ पे हम करंट का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पुट कर सकते हैं? करंट तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। क्या फॉर्मूला याद है उसका? इनिशियल जो हाँ सर। ई नॉट 1/r मैक्सिमम ई ई टू की द पावर माइनस टी बाई आर टाउ। टी बाई आर टाउ या आरसी लिख लेंगे, आरसी सर्किट है। तो ये हो जाएगी करंट और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। यस सर। समझ गए? यस सर। तो इसमें जो पॉइंट यस है, सर। पहला डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट मान लो दिया हुआ है कि फाई ई इज गिवन एज 2t स्क्वायर प्लस ये वो ऐसा लिखा हुआ है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिया हुआ है कि टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सम कांस्टेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे, डी फाई बाई डी टी कर देंगे, आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर आईसी वाला आपने जीरो लिया है, वो वाला फिर से बताएंगे कि रीजन बोले? IC0, इसमें कंडक्शन करंट नहीं है इस गैप में। कंडक्शन करंट तो चार्ज कैरियर की वजह से होगी, इस गैप में कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है। तो जब चार्ज कैरियर तो इस रीजन में कंडक्शन करंट जीरो है। अगर वही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन सेम होगा, वहां क्या जीरो हो जाएगा? यहाँ पे IC नॉट इक्वल टू जीरो है बट आईडी जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता है वायर के आसपास में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी नहीं है, वो कांस्टेंट है। सर ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ सर। तो कंडक्शन करंट इज जनरेटेड ड्यू टू मूविंग चार्ज, डिस्प्लेसमेंट करंट इज जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक और अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें ऐसे कि ये जो है ये एक कोई स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया ए है, ये अच्छी वर्मा के एक्सरसाइज में है, और यहाँ से जो है पॉइंट चार्ज Q है, और ये जो है R डिस्टेंस पे है, यहाँ से R डिस्टेंस पे है, और आसपास में और कोई चार्ज नहीं है। ये जो है V स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एरिया। स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है। स्मॉल एरिया का फायदा क्या होगा कि हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये एज्यूम कर सकते हैं कि वैसे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगा, बट अगर एरिया स्मॉल लेंगे
तो हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। जो सेंटर पे है, जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इस डायरेक्शन में। फ्लक्स Yes, कितना, sir. फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E इंटू ए। तो ये हो जाएगा Yes, के sir. क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए। What is the displacement current flowing through this area? Displacement current, तो ID is equal to epsilon naught d phi E by dt, d phi E by dt। तो यहाँ से ये हो जाएगा k q a और d by dt 1 by r स्क्वायर। और ये क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस 2k/2 by r क्यूब इंटू डी आर बाई डी टी। अब यहाँ पे टाइम के साथ क्या है, डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, मतलब जो स्पीड है हम स्पीड को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी, कि डी आर बाई डी टी टाइम के साथ नेगेटिव क्वांटिटी है, v है इसकी स्पीड, हाँ सर। तो ये माइनस कर दिया तो ये पॉजिटिव, इट इज इक्वल टू v। तो ये माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी को हम v पुट कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू 2k/q/a v डिवाइडेड बाई r क्यूब। एप्सिलॉन नॉट भी है शायद, एप्सिलॉन नॉट भी है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव बाई डी टी था, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट टू डी फाइव बाई डी टी। तो वैसे तो कोई कंडक्शन करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है, चार्ज के मोशन की वजह से सराउंडिंग रीजन में एक डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसका मैग्नीट्यूड हम किसी एरिया के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। समझे? यस सर। हाँ सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड किसी भी रीजन में। सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंटली डिनोट किया था हर्ट्ज ने जो है लैब में LC सर्किट लिया था और LC सर्किट में उसमें चार्ज किया कैपेसिटर को और वो चार्ज ऑसिलेट कर रहे थे, तो सराउंडिंग रीजन में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑब्जर्व हुई, जिसके बाद फिर रेडियो कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें प्रोपोगेट हुई कि किसी पॉइंट पे अगर चार्जेस को हम ऑसिलेट कराते हैं तो वो एक वेव जनरेट करता है और वो वेव जो है मीडियम में प्रोपोगेट करता है और फिर उसके बाद जहाँ पे भी हो रिसीवर वो उसको रिसीव करके उसको डिकोड किया जा सकता है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटेड चार्ज जनरेट्स EMW। अब ये एक्सेलरेटेड, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं, वो रेडिएशंस क्यों है भाई? हर डिवाइस में, इवन वायर में भी तुम जानते हो कि वायर में भी जो इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट स्पीड से तो मूव करते नहीं है, वो एक्सेलरेटेड होते हैं। तो जब एक्सेलरेटेड होते हैं तो वो एक्सेलरेटेड जिस भी ड्यूरेशन के लिए होते हैं वो एक सराउंडिंग में क्या करते हैं, एक वेव जनरेट करते हैं, रेडिएशंस जनरेट करते हैं। तो वो जितने भी डिवाइसेज है जहां पे भी चार्ज का मोशन है और वो अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो किसी न किसी स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये जो है नॉन मैकेनिकल वेव होती है। नॉन मैकेनिकल वेव यस सर। नॉन मैकेनिकल का मतलब है कि इसमें हमें क्या चाहिए, इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये अपने नहीं होता है। अपने आप जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग टाइप की है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर वो अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ चेंज होगा, वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। मतलब वो आपस में ही सस्टेन करते रहेंगे एक दूसरे को। और वो फिर से थोड़ा बोलिए कि यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। एक्सिलेटेड है मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर ही रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगी। अब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उस रीजन में, एक्सिलेटेड चार्ज पार्टिकल के रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस टाइप की, जिसमें कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस रीजन में सेट हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ से अगर इसको वेव तो एक एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी का हम लोग मतलब हाँ, बोल सकते हैं कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। तो एनर्जी फिर अगर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते टाइम एनर्जी लॉस करके इसको जनरेट करेगा। हाँ, एक्सेलेटेड का मतलब वेलोसिटी, जैसे मान लो एक्सरे जनरेट होती है। एक्सरे जनरेट कैसे होगी कि इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जाके मेटल पे स्ट्राइक करता है तो वो अपनी एनर्जी धीरे धीरे लूज कर देता है। तो जब वो लूज करता है तो रेडिएशन जनरेट होता है। मेटल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेलेट हो गए, वो कोलाइड किया तो अपनी एनर्जी लूज कर देता है। तो वहां पे उसकी एनर्जी जो थी वो कहाँ गई, वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के टर्म्स में रिलीज हो रही है। ठीक है, सर। वो स्ट्राइक करते वक्त जो डी एक्सलरेट होता है उसके वजह से उसके वजह से कि एक्सेलेटेड है मतलब रिटार्ड हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यस सर। तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को सस्टेन कर लेते हैं कि चेंजिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इस तरीके से ये दोनों सेल्फ सस्टेनिंग टाइप के प्रोपोगेट करते हैं, इसलिए इनके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे टाइप के वेव हैं। कौन कौन से? गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। तो ये सारे वेव जो हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। वैक्यूम में किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड इन वैक्यूम is equal to c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जो है ये ट्रैवल करते हैं वैक्यूम में। अच्छा, इनकी डायरेक्शन देखो ध्यान से। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होती है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन is parallel to E cross B. Direction of propagation is parallel to E cross B. E cross B. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें शायद गलत है फोटो इसमें में। अपोजिट आ रहा है सर। यस सर। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज पैरेलल टू ई क्रॉस बी मतलब अगर जैसे मान लो मैं मार्क करता हूं, इसमें गलत है यार। ठीक है, नेट से फोटो डाउनलोड किया है तो उस टाइम चेक नहीं किया था। तो ये ई क्रॉस बी जो है ये गलत है। तो इसमें डायरेक्शन अगर ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ये डिनोट कर रहा है? परपेंडिकुलर प्लेन में। परपेंडिकुलर प्लेन में जैसे मान लो मैं डायरेक्शन तुम्हें डिनोट कर रहा हूँ, तुम डायरेक्शन बताओगे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर गिवन है, ऐसे ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा दिया हुआ है
कि ई है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ऐसे अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या हो जाएगी? ई क्रॉस ई पॉजिटिव पॉजिटिव आई कैप में होगी। तो यहाँ से जब ये धीरे धीरे, अब इसका जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है साइनोसॉइडल वेरी करता है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। नेगेटिव ऑफ एक्स क्या बता रहा है? कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। पॉजिटिव वेव के इक्वेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो वेव का इक्वेशन है, वेव के इक्वेशन से ये समझ में आ सकता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये पॉजिटिव एक्स में वेव प्रोपोगेट कर रही है और वो पॉजिटिव एक्स में है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? ई वाई। ई वाई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। किस टाइप की वेव है ये जो है ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये हमारी वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। तो सर हम लोग तो जब ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन किए थे तब तो मीडियम पार्टिकल के टर्म में डिफाइन किए थे। मीडियम पार्टिकल के टर्म्स में यहाँ पे जो कैसे डिफाइन? इधर मतलब जो रीजन है, जो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, मतलब वेव जनरेट हो रही है, वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या